टॉपिक है हमारा अगला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो टॉपिक है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तभी समझ में आ सकता है जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आता हो। जितने भी सवाल आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करे हैं वो सारे के सारे बाइनोमियल से हो सकते हैं। तो बाइनोमियल का यूज क्यों हुआ? अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि एक सिक्के को 10 बार उछला गया 10 टाइम्स, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक सैंपल स्पेस बिकॉज देर आर 1024 केसेस। इतने आउटकम्स बनेंगे, तो आप उसमें ये जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास 2 कॉइन के लिए कितने हैं, 4 कॉइन के लिए कितने हैं, ये जजमेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो जब आप ये चीज नहीं देख पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। क्या करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? 3 से ज्यादा जितने भी केसेस हमारे पास बनते हैं, मान लो 4 बार उछाला गया सिक्का, 10 बार उछाला गया, 20 बार उछाला गया, 50 बार उछाला गया, कितने भी टाइम्स के लिए हो, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया? बाई का मतलब होता है 2, BI बाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब ये 2 पैरामीटर पे काम करता है। एक तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज या थ्रोज या टोसेस कितने हैं, जिसे कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेसिकली इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, B n P, where n is the total number of draws, throws या tosses and P is the probability of success for the one toss or one throw or one draw। मान लीजिए मैं आपसे कहूं एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, तो आपको P जो है वो एक सिंगल टॉस के लिए लेना है। सपोज करिए आपसे हेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आपसे बात हो रही है हेड के बारे में। अब जब आपसे हेड के बारे में बात हो रही है तो हेड का आना सक्सेस माना गया, ठीक है जी, हेड का आना सक्सेस माना गया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि P का काम 1/2 कर रहा है। सिक्के को 10 बार उछाला गया, इसका मतलब n 10 हो गया। तो हमें इन दो चीजों की जरूरत होती है पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसीलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आपने एपी पढ़ी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयर यू नीड 2 थिंग्स, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ए एंड डी। 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, 11th में भी पढ़ के आए हो एपी। तो जैसे आपको वहां 2 चीजों की जरूरत हुआ करती थी, ऐसे आपको यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीजों की जरूरत होती है, एन की और पी की। इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की, एनसीआर, वो फॉर्मूले में यूज होता है। अब एनसीआर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला है जो आप लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए थे। गोयल ब्रदर्स वाली बुक में चैप्टर 7 था, एमएल में थोड़ा सा डिफर हो सकता है। तो ये आपके पास चैप्टर का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 फार्मूले होते थे वहां पर, एक एनपीआर का और एक एनसीआर का। हम बात करेंगे एनसीआर के फॉर्मूले की, क्योंकि हमें एनपीआर की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। क्या है एनसीआर? एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये जानकारी होनी जरूरी है, तब हम आगे की तरफ चलेंगे। इसे साथ साथ नोट करते चलें। एनसीआर का ये फार्मूला है। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होने चाहिए, जैसे एनसी 0 की वैल्यू 1 होती है, एनसी 1 की वैल्यू n होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है।
एक और फॉर्मूला होता है कि एनसीआर एनसी एन माइनस आर के इक्वल, ठीक है जी, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। यानी कि क्या मतलब है, अगर कहीं आपके पास लिखा है 10C8 तो उसे आप 10C2 लिख सकते हो। अब 10C2 लिखने का लॉजिक क्या है, क्यों लिखा भाई 10C2, क्या आवश्यकता है? 10C2 को हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना फार्मूला लगाए भी। क्या तरीका होता है, आप 10 को दो टर्म्स तक उल्टा खोल लो, सिर्फ दो टर्म 10 और 9, और 2 को उल्टा खोल लो 1 तक। अगर आप 8 तक सोचते तो 10 को उल्टा 8 तक खोलते और 8 को 1 तक खोलते, लंबी प्रोसेस बैठती। ये जल्दी हो गया थोड़ा सा, आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसे काट दिया, 90/2 यानी कि 45 आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर हमारी तो समझ में नहीं आया, अभी मैं क्या बता दिया ये, हम नहीं जानते ये, हमें तो फार्मूला आता है। तो कोई बात नहीं, यदि आपको फार्मूला आता है तो आप फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको। आप कहो सर हम तो ऐसे का ऐसे ही करेंगे फार्मूले से, जैसे ये लिखा, कोई बात नहीं, आपका मन ऐसे, आप ऐसे कर लो, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, यही तो बैठेगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। 10 को उल्टा खोल लो 8 तक ताकि फैक्टोरियल 8 बन जाए, तो 10 बाहर 9 बाहर फैक्टोरियल 8 अंदर, ऐसे ही करते थे। और अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया भाई, ये आ गया 90 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 2 इंटू 1 तो वो 2 हो गया, कितना आ गया 45। देर ऐसे भी नहीं लगने की और हो वैसे भी जाएगा, मर्जी आपकी है, जैसे आपकी बुद्धि में घुसे, सच्चाई है, ठीक है जी। जैसे मसाला होता है मसालेदानी में, ऐसे समझ होती है समझदानी में। तो अगर आपकी समझदानी में ये आ गया हो तो हम बाइनोमियल की तरफ बढ़े, इतना ही काम है बस कॉम्बिनेशन का, क्वेश्चन नहीं करने कॉम्बिनेशन की, फार्मूले की नीड है। यहाँ तक ओके, मैं आई प्रोसीड फर्दर, चलें आगे, चलिए। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कैसे होता है, क्या होता है, देखिए सर। मान लीजिए आपके पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ थ्रोज, ड्रॉज या टोसिस, ये n है, ठीक है जी। एक बार में जो लिए गए वो r, टेकन एट ए टाइम, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर वन टोस या थ्रो या ड्रॉ। इसमें एक टर्म आती है q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये भी किसके लिए, फॉर वन टोस, वन थ्रो या वन ड्रॉ आउट के लिए। याद रखना, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 10th में पढ़ा दिया जाता था, 9th में कितना होता था, 1। तो इसका मतलब अगर आपको फेलियर की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर देंगे, और अगर आपको सक्सेस की चाहिए, फेलियर की पता है, तो भी 1 में से माइनस कर देंगे, तो कुछ अलग थोड़ी ना होगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। एक्स आपके पास वही रैंडम वेरिएबल, जिसके लिए आपसे वो कुछ भी मांगेगा। फॉर्मूला नोट कर लें, पी एक्स इज इक्वल टू आर, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी
x इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें याद ही ना रहे तो कि भाई p की पावर r है और q की पावर n माइनस r है। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, इसका मतलब x का r टाइम्स आना, यानी कि r सक्सेस हो गया ना, तो इसलिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी r हुई, पावर r हुई। और टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल ड्रॉ आउट n में से r तो ले लिए सक्सेस ने, तो फेलियर पे कितने जाएंगे, n माइनस r। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है इसके अंदर, बेसिक सा लॉजिक है इसके अंदर कि NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। फार्मूला याद हो गया सब बच्चों को। r यहां पर मैक्सिमम n तक की वैल्यू अटेन कर सकता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है, कॉम्बिनेशन का फैक्ट है ये भी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है जी, इसी के आगे लिख लो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सर बाइनोमियल का, जो कि हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। मैंने आपको भी बताई थी एक बात कि जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, जितने भी, सब इससे हो सकता है। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? चलें आगे। वहां पर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 फार्मूले और पढ़े थे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फार्मूला था समीशन xi into pxi which is known as expected value of x also या expectation of x also। दूसरा फार्मूला आपने वेरिएंस का पढ़ा था समीशन xi स्क्वायर इंटू pxi माइनस मीन का होल स्क्वायर, जिसे आप e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर कहकर भी रिप्रेजेंट किया करते थे। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, नथिंग एल्स। वेरिएंस के अंडर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। एक बार एक बच्चे से पूछा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कहने लगे ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस क्या है, जो कि ये अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे भाई फार्मूला कहाँ गया, फार्मूला तो बताया नहीं कहीं। तो वेरिएंस पूछे तो फार्मूला बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कहना है, क्योंकि वेरिएंस आप निकाल लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप मिल जाएगा उसका स्क्वायर रूट बनकर। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो कल बता दिया था मैंने आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले इसमें क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। सर मीन म्यू का फॉर्मूला इसमें होता है NPQ। एन आपको पता है, पी आपको पता है, क्यू आपको पता है। दूसरा इसमें आता है, सॉरी NPQ नहीं, NP। वेरिएंस होता है इसके अंदर NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर होता है हमारे पास सिग्मा अंडर रूट ऑफ NPQ। ये है जी फॉर्मूला। मीन का फार्मूला NP, वेरिएंस का फार्मूला NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला रूट NPQ। ठीक है सर, बाइनोमियल का काम हो गया खत्म। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको इसी फार्मूले से वो एग्जांपल करके दिखा रहा हूं जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कंसेप्ट नोटबुक में लिखवाया था। क्या था उसके अंदर जरा देखना। 2 cards are drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of number of kings। नंबर ऑफ किंग्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करा था। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली टेबल को कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी आप प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से यदि आप टेबल फाइंड आउट कर दें तो भी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही मानी जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि उसके सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं।
लेकिन हाँ, यदि सपोज करिए 3 से ज्यादा केसेस आ गए टोसिस के, थ्रो के, 8, 10, 4 या 5, तब यही फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, बाइनोमियल वाला ही। ठीक है जी, फिलहाल तो ये 2 वाला है, फिर मैं आपको 10 केस वाला भी एक बता देता हूँ, सिक्का उछालने वाला, कि देयर आर 10, ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, वो वाला केस भी हम एक ले लेंगे इसके अंदर। सुनिए सर, पहले वही सेम एग्जांपल, ये नोट कर लिया, हटा दूं? हाँ जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम। एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ किंग्स। 2 कार्ड ड्रॉ करे तो एन की वैल्यू 2। किंग आने को सक्सेस कहा जा रहा है, तो पी की वैल्यू 4 बाय, कितने किंग होते हैं भाई, 4 बाय 52 बैठेगी, 1 बाय 13, और क्यू की प्रोबेबिलिटी 12 बाय 13। आर की वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2। भाई या तो 0 होगा सक्सेस, या 1 सक्सेस होगा, या 2 सक्सेस होंगे, तो आर की वैल्यू 0, 1, 2। आपने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे एक्स की वैल्यूज का नाम देते थे, ठीक है। इसके लिए सक्सेस फेलियर नहीं लिखते थे, बस सीधा लिखते थे प्रोबेबिलिटी जिसकी बात हो रही है उसका किंग ये और इसका ये, वहां पे ये एन कोई नहीं होता था। तो अब की बार हमने अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने डेटा को चेंज कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आर का, पढ़ रखा आपने, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फार्मूला है जी हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। आपने पहले निकाला प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 के लिए, इसके लिए तो ये बैठेगा 2C0, एन की जगह 2 रख दिया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय 13, उसकी पावर 0। फेलियर की है 12 बाय 13, उसकी पावर 2 माइनस 0, तो 2 ही रहेगा खाली। सर NC0 कितना होता है, भी बताया था मैंने आपको, 1। जिसकी पावर 0 हो वो भी कितना होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, रह गया 12/13 का होल स्क्वायर। क्या बैठेगा 12/13 का होल स्क्वायर, 144/169। अच्छा, आपने एक बात देखी कि भाई अगर मुझे इसके अंदर मीन वेरिएंस एचडी निकालना हुआ करता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो मुझे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के तब काम करना पड़ता था। अगर इस तरह वाले क्वेश्चन में वो आपसे यही पूछ ले ना मीन वेरिएंस, तो आप यहीं के यहीं निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ने की डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या फॉर्मूला बताया था मीन का, एनपी, एन है 2, पी है 1 बाय 13। आंसर आ गया, चेक करना एक बार, उसी क्वेश्चन में निकलवा रखा आपको। क्या आ रहा था, वेरिएंस एनपीक्यू 2 इंटू 1 बाय 13 इंटू 12 बाय 13, 24/169। देखना क्या आ रहा था, आसान नहीं, बहुत आसान, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है भाई। 9.2 के जितने भी सवाल आपने करे, मीन वेरिएंस एचडी निकाला, उनका मीन वेरिएंस एचडी तो ऐसे आ जाएगा। अब नहीं समझेगा मेरी बात, it is quite simple method to find out the mean variance and standard deviation. If question comes in exam कि भाई find the mean variance standard deviation, वहां वो यूं थोड़ी ना कह रहा तुम्हारे से बाइनोमियल से निकाल लो या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लो। अब अगर आपकी स्किल्स कम होंगी, आपकी समझदारी में समझ कम होगी, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के फिर वो फार्मूला लगाओगे समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। और अगर आप होशियार हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप क्यों लगाएंगे वो फार्मूला। आप कहेंगे भाई एन इंटू पी हो गया, एक लाइन में एन मिल गया, दूसरी लाइन में पी, तीसरी लाइन में मीन आ गया, काम खत्म, टिक मारा, चल मेरे भाई। ऐसे ही तो करोगे, जब वो लगाओगे फार्मूला समीशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, क्या जरूरत है, क्यों भाई शुभांशु,
इसके बाद आए हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे। वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस 24/169। 4 6 मतलब 2√6/13। इसकी वैल्यू 2.45 के अप्रॉक्स पुट करके आंसर आ जाएगा, काम खत्म। तीनों तो ये आ गए, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। आप कहो नहीं सर हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ ठीक आता है या नहीं आता, उसे पूरा कर लो। निकाल लो भाई प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए 2c1 1/13 की पावर 1 और 12/13 की पावर कितनी 2 - 1 1 ही बचेगा। ठीक भाई 2c1 2 हो गया और इनसे मल्टीप्लाई 12 2 जा 24/169 आ गया, ये बैठेगा। बोलिए सर, चेक कर लो एक बार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बनी हुई उसमें चेक कर लो, यही आंसर आ रहे थे। 2c2 1/13 की पावर 2 12/13 की पावर 0। हाँ जी सर 2c2 1 हो गया तो 1/169 आ गया। अब आप इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल का फार्मूला। चेक करना भाई टेबल क्या दे रखी वहां पे, यही थी या कुछ और थी। मीन वेरिएंस थी, आ गया, बहुत ही आसान, वेरी सिंपल, ठीक बात नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल दूं इसके अंदर, मैं कहूं a coin is tossed 10 times, बताओ आर एन कितना, n 10 हो गया। मैं आपसे कहूं कि भाई प्रोबेबिलिटी सॉरी सक्सेस कम्स आउट कंसीडर्ड एज सक्सेस, हेड कम्स आउट कंसीडर्ड एज सक्सेस, हेड आने को सक्सेस माना जा रहा है, तो p की क्या वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2। मैं आपसे कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली 6 हेड्स, दैट देयर इज एग्जैक्टली 6 हेड्स। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मांगने का इतने बड़े में कि आप 0 से 10 तक के केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं पागलों की तरह, ऐसे नहीं मांगने का। एक आधा पर्टिकुलर मांग लेगा बीच में से कोई, जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 के लिए मांग लिया तो एनसीआर का फार्मूला लगाओ, r को रख दो 6, n को रख दो 10, p को रख दो 1/2, q को रख दो 1/2 और आंसर निकाल लो। नहीं समझे? वो कह दे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो भैया n तुम्हारे पास 10 आ गया, p 1/2 आ गया, q 1/2 आ गया। तो अगर वो आपसे कहे मीन निकालना तो आप कहोगे n इंटू पी 10 इंटू 1/2 5 आंसर आ गया। वो आपसे कहे वेरिएंस निकालना तो n पी क्यू 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 5/2 आंसर आ गया, यानी कि 2.5। वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उठा के अंडर रूट निकाल दो तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, काम खत्म। भारी काम है क्या? बहुत परेशानी नहीं है क्या कोई? लिखो नोट करो अपने पास, आज आपको एक्सरसाइज नंबर 9.3 9.4 ट्राई करनी है। 9.3 9.4 दो एक्सरसाइज हैं, ठीक है जी। और कल का समय आपका दोपहर में है 1 बजे एज यूजुअल, जैसा छुट्टी वाले दिन हम रखते हैं। तो आपके पास लॉट ऑफ टाइम है पूरा करने के लिए, आज का पूरा दिन है। कल स्कूल है? किसका स्कूल है कल? तो छुट्टी ले लो स्कूल की, क्या हो गया? कॉपी अगले दिन चेक करा लेना। इंग्लिश की कॉपी सुबह 6:30 बजे पढ़ाएंगे। तो पहली शिफ्ट में हो आप, दूसरी शिफ्ट में हो तो आप मत जाना, अकेली तो हो आप छुट्टी रख लेना। हाँ स्कूल की छुट्टी रख लेना, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। तो कल का टाइम 1 से 2 का रखेंगे। सुबह दरअसल 6 से 7 का बैच है 10th क्लास का, 6:30 में पढ़ा भी नहीं सकता।
7 बजे बुलाता, नहीं तो मैं आपको फिर, तो इट इज बेटर कि 1 बजे आ जाए और अपना काम पूरा करके लाएं। ऐसा ना हो किसी के साथ कल चिंताता चीता चीता हो। आज के लिए इतना बस। ओके स्टूडेंट्स।